Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 8th of July. So let's start the day with the first important topic and that is Alluri Sitaram Raju. हाल ही में जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू को एट द क्लोजिंग सेरेमनी, जो उनका 125वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस कंडक्ट किया गया कहां पर, हैदराबाद में। तो चलिए इनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि 125वां बर्थ एनिवर्सरी है तो सवाल हो सकता है और इस लेजेंड के ऊपर मतलब काफी सारे ये रिवॉल्ट्स में हिस्सा रहे हैं, रैंपा रिबेलियन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक भारतीय रिवॉल्यूशनरी रहे हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है भारत के इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में। इनका जो जन्म हुआ वो 4 जुलाई 1897 को हुआ, जो कि आज का आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। और ये डिस्टर्ब थे इस वजह से कि जो सफरिंग्स हो रहे थे लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ, इसको लेकर के ये काफी चिंतित हुआ करते थे। साथ साथ आप देखेंगे इनका रोल एज अ फ्रीडम फाइटर, तो इनको कहा जाता है मनियम वेरुदू, तो ये जंगल वॉरियर, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं थाउजेंड्स ऑफ जो पुअर आदिवासी हैं उनके लिए काफी मेहनत किए और उनका जो स्पिरिट है फ्रीडम का उनको जगाया। साथ साथ में ये ऑपरेसिव जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट है 1882 का, उसके खिलाफ भी फाउट किए, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 का। ये ऑर्गेनाइज करते थे आदिवासी को अगेंस्ट पुलिस, फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनका डेथ का। तो इनका डेथ जो है वो पकड़े गए थे और फिर ये शहीद हो गए थे अंग्रेजों के द्वारा, मतलब अंग्रेजों ने इनको शहीद कर दिया था ऑन May 7, 1924 में। और इनका जो रिमेन्स है वो बरी किया गया एट कृष्ण देवी पेटा इन विशाखापट्टनम, तो वहां पर इनको मतलब इनके रिमेन्स को बरी किया गया था। रैंपा रिबेलियन की बात कर लेते हैं, तो रैंपा रिवॉल्ट जो है जिसको कहा जाता है मनियम अपराइजिंग, तो ये एक ट्राइबल इंसर्जेंसी है जिसको लेड किसने किया था, अल्लूरी सीताराम राजू ने मद्रास प्रेसिडेंसी से। और ये चालू हुआ था अगस्त 1922 में और लास्ट किया था जब उनका मर्डर नहीं हो गया था, तब तक ये लास्ट चला था। तो उनको अरेस्ट करके उनका मर्डर करना मतलब मई 1924 तक। तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि रैंपा रिबेलियन में आप देखोगे तो इनका मतलब मुख्य चेहरा कौन था उसमें, या उनका मतलब सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका था, तो आप देखोगे अल्लूरी सीताराम राजू जी का है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो रैंपा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि गोदावरी का जो हिल्स है जो आज का आंध्र प्रदेश है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये रिवॉल्ट का फ्लैश पॉइंट क्या था, तो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 जो है उसको पास किया गया, जो कि रेस्ट्रिक्ट करता था कि फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता ट्राइबल कम्युनिटीज का, और वो प्रोहिबिट करता था उनको कि वो एंगेज नहीं कर सकते किसी भी ट्रेडिशनल पोडो एग्रीकल्चरल सिस्टम में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो ट्राइबल्स के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था और उनका जो भी मतलब वो सेलिब्रेट करते आए हैं या फिर वो किसी तरीके से एंगेज होते थे उसको भी वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फैक्टर्स क्या था, तो ब्रिटिश राज जो है वो इंक्रीज कर रहा था इकोनॉमिक यूटिलिटी जो गोदावरी वाले रीजन्स में मतलब जो जमीनें हुआ करती थी, और ये माना जाता था कि यहाँ पे अबंडेंस ऑफ मलेरिया और ब्लैक वाटर सीकनेस है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस थे उसको भी हैम्पर किया जा रहा था फॉरेस्ट वगैरह को कर्टेल करके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और इस वजह से वहाँ पे रेलवेज और शिप्स को बनाया जा रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ई सारस मोबाइल ऐप का। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन जो है उन्होंने लॉन्च किया ई सारस मोबाइल ऐप, और ये इनॉग्रेट करता है ई सारस फुलफिलमेंट सेंटर। इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किसने किया है, तो आप देख सकते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको ध्यान रखना है ई सारस मोबाइल ऐप, डायरेक्ट पूछ लेंगे कौन सी मंत्रालय ने लाया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दीनदयाल अंत्योदय के तहत है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में लाया गया है। इस ऐप का पर्पस क्या है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म देगा मार्केटिंग करने के लिए उन प्रोडक्ट्स को जहां पे महिलाएं हैं एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। साथ साथ आप देखेंगे ये प्रमोट करता है स्पिरिट ऑफ वोकल फॉर लोकल, मतलब कि कहीं ना कहीं लोकल को बढ़ावा दिया जा सके, उसको लेकर के ये है कि मार्केटिंग करना उनके लिए आसान हो सके। चलिए इसका मैनेजमेंट आप देखोगे तो ये किया जाता है बाय फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स, ठीक है। और ये आपको देखने को मिल जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इसका पर्पस हमने देख लिया कि प्रोसेस करना, पैकेजिंग करना और शिपिंग करना उन प्रोडक्ट्स का जहां पे कस्टमर्स परचेज करते हैं थ्रू ई सारस पोर्टल और ई सारस मोबाइल ऐप। ये हैंडल करता है लॉजिस्टिक्स जो रिक्वायर्ड है ताकि ऑनलाइन ऑर्डर को लाया जा सके कस्टमर के डोर स्टेप तक। और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात कर लेते हैं, तो ये नोडल मिनिस्ट्री हमने देख लिया कि रूरल डेवलपमेंट है। इसका एम यही है कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम करना और इसी के साथ साथ में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाना गरीबों के लिए, पर्टिकुलरली जो महिलाएं हैं, और उनको एनेबल करना इस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस से ताकि उनका जो लाइवलीहुड्स है वो बेहतर हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये अडॉप्ट करता है डिमांड ड्रिवन अप्रोच, जहाँ पे राज्यों को फॉर्मुलेट करने की बात करी जाती है कि अपने हिसाब से वो पॉवर्टी रिडक्शन एक्शन प्लान्स बना सकते हैं।
और जो ब्लॉक्स और जिले होंगे उन सब में अलग अलग कंपोनेंट्स के तहत इंप्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो स्टेट के रूरल लाइवलीहुड्स मिशन से या फिर आप देखोगे एनजीओ वगैरह के हेल्प से। और यहाँ पे जो ब्लॉक्स या जिले होंगे उनको बनाया जाएगा नॉन इंटेंसिव ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। एनआरएलएम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके मतलब पहले जो चलता था वो चलता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो उसको ही मतलब बाद में इसको चेंज करके एनआरएलएम कर दिया गया और इसका नाम आप देखोगे तो आगे चल करके डे एनआरएलएम कर दिया गया। फिर आप देखेंगे कि बेसिकली ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन 2016 में इसको दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने पब्लिश किया है स्टेट लेवल पे फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है 2017-18 का डेटा जो हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को दिखाता है। ये जो रिपोर्ट है उसको बनाया गया सेंट्रल का जो सैंपल डेटा होता है और जो पब्लिश एनएसओ है वो नहीं करता है, उसके बेसिस पे है। चलिए ये सर्वे क्या बताता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन लेता है कंज्यूमर का स्पेंडिंग पैटर्न के ऊपर कि किस प्रकार से खर्च करते हैं अपने घरों को चलाने के लिए, और अर्बन हो या रूरल हो दोनों को कवर करता है। इसका फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो पेनियल है, मतलब कि हर 5 साल में एक बार। इसीलिए हमने देखा कि 2023 चल रहा है तो ये डेटा कहां का उठा है 2017-18 का, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंडक्ट किसने किया है, तो एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है उनके द्वारा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको ईयर ध्यान रखना है 2017-18 का इंफॉर्मेशन होगा और ये क्विनियल है यानी कि हर 5 साल में होगा, और साथ साथ में इसको कंडक्ट किसने किया है, तो एनएसओ जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस उन्होंने किया है। इसका यूटिलिटी क्या है, तो जो डेटा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा उन स्टडीज के लिए, भारत को समझने के लिए और किस तरीके से एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजर करने के लिए। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि अमूमन एक इंसान जो है वो 1.90 यूएस डॉलर्स जो है उससे भी अगर वो कम अर्न करता है, तो अगर उतना से भी वो कम अर्न करता है तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के मतलब उसमें जाता है। और रिलेटिव पॉवर्टी दो तरीके से होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। रिलेटिव पॉवर्टी आप देखोगे तो अमूमन जो भारत का 60% का जो आबादी है वो उसमें मतलब चला जाता है, क्योंकि आप मीडियन देखोगे जो मोड मीडियन होता है जो हमने मैथ्स में पढ़ा है, तो वो जो मीडियन आप निकालेंगे उसमें 60% से लेकर के 65% पॉपुलेशन रिलेटिव पॉवर्टी में जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो डिस्पैरिटीज होता है राज्यों के बीच में, अगर राज्य में भी डिस्पैरिटी जैसे महाराष्ट्र और बिहार का डिस्पैरिटी, ठीक है, रीजन्स के बीच में, सेक्टर्स के बीच में, सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस के बीच में, और ये हेल्प करता है अराइव करने के लिए कि हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर किस हिसाब से है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाएगा रीबेस करने के लिए जीडीपी को और बाकी का जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जैसे कि रिटेल इन्फ्लेशन जो बेस्ड होता है सीपीआई पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को कवर किया जाता है जिसका आपको देखने को मिल जाएगा कि बेस ईयर 2011-12 होता है, ठीक है। लास्ट सर्वे 2017-18 में हुआ था और इसी के बाद आप देखेंगे तो ऑनगोइंग 2022-23 का जो है वो माना जा रहा है कि एंड ऑफ जुलाई में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज सैफ चैंपियनशिप 2023। तो ये न्यूज में क्यों है, भारत ने हाल ही में रिमार्केबल विक्ट्री की है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है चैंपियनशिप 2023 का, जो कंडक्ट कहाँ करा गया था जी, बेंगलुरु कर्नाटका में, जिसमें 9वां जो टाइटल है वो जीता है मतलब भारत ने, और किसको हरा करके, कुवैत को हरा करके। एक थ्रिलिंग मतलब मैच हुआ था, पेनल्टी शूट आउट, और वहां पर ये इनको हराए थे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सैफ चैंपियनशिप तो ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फुटबॉल टूर्नामेंट है जहां पे साउथ एशियन जो सब कॉन्टिनेंट की टीम्स हैं वो एक साथ आती हैं और खेलती हैं। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो सैफ जो है वो वन ऑफ द 5 मतलब सब आप देखोगे तो कॉन्फेडरेशंस में है जो कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का पार्ट है। ये फॉर्म किया गया था 1997 में और इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो एसोसिएशंस हैं जैसे कि बांग्लादेश, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका बांग्लादेश में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ढाका बांग्लादेश में ही आपको देखने को मिल जाएगा इसका हेडक्वार्टर्स, और इसको फॉर्म किया गया था 1997 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज इसका ओरिजिन और इवोल्यूशन। फाउंडिंग मेंबर्स में हमने देख लिया है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव्स। इसका एक्सपेंशन आप देखेंगे तो भूटान ज्वाइन करता है 2000 में, अफगानिस्तान जो है वो मेंबर बनता है 2005 में, लेकिन उसको हटा दिया जाता है, मतलब बाद में ये मूव कर जाता है सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन में, काफा में। मतलब पहले तो इसका पार्ट था लेकिन अफगानिस्तान बाद में सेंट्रल एशियन का पार्ट हो जाता है इन द ईयर 2015। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज जो साउथ एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट है वो स्टार्ट किया गया था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का जो है गोल्ड कप इन 1993 वहां से, और इसके बाद में इसका नाम बदल करके कर दिया गया था साउथ एशियन गोल्ड कप, ठीक है। बाद में आप देखोगे सैफ गोल्ड कप इस तरीके से, वो सब आपको ध्यान नहीं रखना है। 2008 के बाद से आप देखेंगे इसको सैफ चैंपियनशिप के नाम से जाना जाने लग गया। भारत जो है वो इस टूर्नामेंट का पावर हाउस है क्योंकि भारत जो है वो फाइनल्स में सभी एडिशंस में पहुंचा है एक्सेप्ट 2003। अब ऐसा भी सवाल कई बार आता है, आपको लगेगा अरे यार बहुत एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा भी आता है, स्पोर्ट्स से भी सवाल अब आ रहे हैं। तो भारत हर एडिशन के फाइनल तक गया है सिर्फ 2003 को छोड़ करके। भारत
9 बार जीत चुका है सैफ चैंपियनशिप टाइटल, 14 बार अब तक हुआ जिसमें से भारत 9 बार, मतलब भारत का जो दबदबा है वो बहुत ज्यादा आप इस तरीके से देख सकते हैं। पहला जो है वो लाहौर में हुआ था जहां पे भारत जीता था, और इस तरीके से आप रिसेंट देख सकते हो कि बेंगलुरु में हुआ और यहाँ पर भी भारत नहीं जीता है। तो स्टार्ट भी भारत नहीं जीत से करा है और अभी तक का जो हुआ है उसमें भी भारत ही है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो विमेंस का सैफ चैंपियनशिप जो है तो भारत एंजॉय करता है सक्सेस इस चीज में भी, जहां पे आप देखेंगे 2010, फिर 12, 14, 16, 19 इस प्रकार से यहाँ महिलाओं में भी भारत का जो है तो मतलब वो कहते हैं ना कि हमारी छोरियां भी चोरों से कम ना है, तो यहाँ पे भी आप विनर को देखोगे तो इंडिया ही आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरबीआई जो है वो हाल ही में अनाउंस करता है अपना डिसीजन को, वो रिजेक्ट करते हैं 3 एप्लीकेशंस जो सेटअप करेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं वो सुइटेबल नहीं पाएंगे, इनको अप्रूवल दिया जा सके। चलिए ये हमने देख लिया है, इसका गाइडलाइंस वगैरह वो मीट नहीं कर रहे थे, ऑन टैप लाइसेंसिंग जो मिलता है उसके बेसिस पे। अब एसएफबी क्या है ये आपको जानना है क्योंकि सवाल इसके ऊपर होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो ये कैटेगरी है बैंक्स का जिसको एस्टैब्लिश किया जाता है कि वो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज दे सके और क्रेडिट फैसिलिटीज अंडर सर्व्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन में, इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो हैं, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज है, फार्मर्स है और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी ये कवर करते हैं। इसको रेगुलेट कौन करता है तो आरबीआई। एग्जाम्पल में आप देखोगे तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन है, उत्कर्ष है, इस तरीके से जितने भी प्रोडेंशियल नॉर्म्स और रेगुलेशंस है आरबीआई का वो एप्लीकेबल है इनके ऊपर, जो बैंक्स के ऊपर ऑलरेडी लगते हैं, इंक्लूडिंग कि मतलब सीआरआर, एसएलआर इन सबको मेंटेन करना। और एसएफबी जो है वो एस्पायर करते हैं कि वो एक यूनिवर्सल बैंक मतलब बन सकते हैं। बाद में आप देखोगे ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए मिनिमम 5 साल का। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑन टैप लाइसेंसिंग। इसका मतलब है कि जो विंडो है ऑब्टेन करना एक बैंक का लाइसेंस आरबीआई से, जो कि पूरे साल होता है, और आप देखोगे तो आरबीआई एक्सेप्ट करता है उन एप्लीकेशंस को और इशू करता है लाइसेंसेस किसी भी वक्त। सीआरआर और एसएलआर की बात कर लेते हैं तो सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों ही मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है जिसको सेंट्रल बैंक्स इस्तेमाल करते हैं कि वो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को डिफाइन करने के लिए। सीआरआर के तहत कमर्शियल बैंक्स जो है उनके पास मतलब वो कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो है वो अपने पास में मतलब सेंट्रल बैंक के पास में रखते हैं। मतलब जो बैंक्स हैं सीआरआर में आप देखोगे तो कैश के फॉर्म में, मान लो कि 100 रुपए है एसबीआई के पास में, उसमें से 4 रुपए जो है वो कैश के फॉर्म में रखेगा वो इन द फॉर्म ऑफ मतलब सेंट्रल बैंक के पास में, आरबीआई के पास में। एसबीआई के पास है तो वो आरबीआई के पास रखेंगे। यहाँ पे वही लिखा है कि कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो कि सेंट्रल बैंक के पास में रखा जाएगा। एसएलआर में क्या है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है जो कि कमर्शियल बैंक जो है वो मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज। तो एसएलआर जो है वो बैंक्स मतलब एसबीआई जो है जब एसएलआर मेंटेन करेगा तो अपने ही पास वो रखेगा, और इस बार वो गोल्ड भी रख सकता है, कैश भी रख सकता है, बाकी के सिक्योरिटीज जो आज के टाइम पे लगभग 18% है। लेकिन सीआरआर में क्या है कि एसबीआई जो है वो 4% मेंटेन करता है कैश के फॉर्म में, दैट टू आरबीआई के पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एसएफबी का। तो इंडिविजुअल्स वगैरह, प्रोफेशनल्स वगैरह, सिंगल, जॉइंटली, 10 साल का एक्सपीरियंस, ये सारा ठीक है। कंपनी, सोसाइटीज जिसको रेसिडेंट्स कंट्रोल करते हैं, एनबीएफसीज वगैरह, पेमेंट बैंक, ये सब आप देख सकते हो। बाकी आप देखेंगे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा डिजायर है। बाकी पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट में आप देखेंगे तो एटलीस्ट 200 करोड़ का होना चाहिए, एक्सेप्ट कि कुछ ऐसे फाइनेंस बैंक्स जो कि यूसीबी से कन्वर्ट हुए हैं, तो 200 करोड़ मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितना है तो 75% है कि 75% जो है वो पीएसएल में जाना चाहिए। 50% जो है वो लोन का पोर्टफोलियो बनाता है जो एडवांस करता है 25 लाख के आसपास का। बाकी आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम जो भी है वो 10% और 15% के आसपास का रहता है। ब्रांच का नेटवर्क जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्बन, सेमी अर्बन, और इसमें 25% जो है वो ब्रांच अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि इसमें से एटलीस्ट 25% जो है ब्रांचेस वो अनबैंक्ड रूरल एरियाज में इनका होना चाहिए। और बाकी आप देखेंगे रजिस्टर कैसे करते हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होते हैं। बाकी इनका लाइसेंस कौन देता है तो आरबीआई का जो बैंकिंग रेगुलेशन है 1949 का। सवाल दोनों तरीके से हो सकता है कि एसएफबी जो है उसको बनाया कैसे जाता है, रजिस्टर कैसे किया जाता है, तो कंपनीज एक्ट से किया जाता है, और उसको लाइसेंस तो बैंकिंग रेगुलेशन 1949, और इसको गवर्न करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट, बाकी के जो भी रेलिवेंट स्टैट्यूट्स अगर फर्दर में होते हैं। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स की तरफ से था। आपको वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव अगर लगा हो, इकोनॉमी सेक्शन में हमने कवर किया है, तो प्लीज इसके लिए लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।